उत्तराखंड से आज बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश की सियासत एक बार फिर से तेज हलचल मच गई है। सत्ता के गलियारों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि नवरात्र के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं, यानी आस्था के पर्व पर सियासी समीकरणों की भी शुभ मुहूर्त निकाला जा सकता है। दरअसल 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में भी बमुश्किल से 11 महीने का समय बचा है। ऐसे में लंबे समय से इंतजार कर रहे विधायकों को इनाम मिल सकता है। कई दावेदारों की धड़कनें तेज हैं, तो लॉबिंग भी चरम पर बताई जा रही है। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं बल्कि संगठनों में भी बड़ा फेरबदल संभव है। कार्यकर्ताओं को साधने के लिए नए दायित्व बांटे जा सकते हैं, ताकि चुनावी साल से पहले संगठन और सरकार दोनों को मजबूती दी जा सके। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। सतपाल महाराज को सांस लेने में तकलीफ और चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए। सीएम धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर सतपाल महाराज का हालचाल जाना। इस दौरान एम्स निदेशक मीनू सिंह से भी उन्होंने बात की, अच्छे इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। गैरसैंण में सत्र के बाद सतपाल महाराज की तबीयत कुछ खराब हुई थी, जिसके 2 दिन बाद पहले उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने बहुत वरिष्ठतम मंत्री सतपाल महाराज जी जो अस्वस्थ थे एम्स में देखने के लिए आए थे, मैं भी उनके साथ था। जो स्थिति उनकी पहले हम बताई जाती उससे काफ़ी बेटर है और डॉक्टर बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात का अपडेट लिया है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी स्थिति में माननीय हमारे सतपाल महाराज साहब हैं और हम तो सभी कामना ही करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। नवरात्रि के दौरान रुद्रपुर शहर में किसी भी तरह के कच्चे पके मीट की बिक्री पर रोक के बावजूद मल्टीनेशनल फूड चेन से जुड़े 2 रेस्टोरेंट गुरुवार को चिकन बेचते पाए गए। इस पर नगर निगम के आदेश के उल्लंघन पर केएफसी और बर्गर किंग पर अलग अलग 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। भविष्य में उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम ने कल ही आदेश जारी किया था कि नवरात्रों के दौरान कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी होटल कच्चा या पका किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं बेचेंगे। लेकिन आज हमें शिकायत मिली थी कि बर्गर किंग है, केएफसी के अंदर नॉनवेज का बिक्री हो रही है। आज नगर निगम की टीम ने दोनों होटलों पे जाके छापा मारा था और 5-5 हज़ार रुपये का चालान काटा है। और आगे भी कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नवरात्रों के दौरान नॉनवेज बेचता हुआ दिखा तो नगर निगम उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी दुकानों को सीज भी करेगा। हरिद्वार के लक्सर में स्कूली छात्रों पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े फायरिंग की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मची है। यहां होली एंजल नाम से प्राइवेट स्कूल से परीक्षा देकर बाहर निकल रहे 2 छात्रों पर पहले से घात लगाए बैठे कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग में दोनों छात्र बाल बाल बच गए। हालांकि उसके बाद दबंग युवकों ने इन छात्रों के साथ मारपीट भी की और बाइक पर फरार हो गए। छात्रों के परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत के बाद 6 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्रों और युवकों में आपसी विवाद के चलते फायरिंग हुई थी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर का चैती मेला नवरात्रों के साथ गुरुवार को शुरू हो गया। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस चैती मेले का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट, कुमाऊं नरेश कैसी सिंह बाबा के पुत्र एनसी सिंह बाबा के साथ कई गणमान्य लोगों ने ध्वज पताका फहराकर किया। बहुत बड़ा मेला है, लगभग मैं समझता हूँ 15 दिन तक ये अभी चलेगा। 14-15 दिन तक 17 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 6-7 दिन ये माना जाता है कि माता स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहती है और बहुत भावुक दृश्य होता है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर द्वारा विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत विषय पर किसान मेला आयोजित हुआ।
मेले में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जितेंद्र जोशी ने बताया कि मेले में अलग जिलों से आए किसानों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, स्टूडेंटों ने हिस्सा लिया है। साथ ही कई विभागों, बैंकों और कृषि कंपनियों ने स्टॉल लगाकर उन्नत बीज, जैविक खेती, मिट्टी परीक्षण, पशुपालन, बागवानी, कृषि यंत्रों से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की है। बीते कुछ साल से बदली राजनीतिक हवा में इफ्तारी कार्यक्रमों में कमी सी हो गई है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस ईद मिलन कार्यक्रम कर रही है तो बीजेपी से जुड़े नेता भी ईद के बहाने मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली कांग्रेस अब मुस्लिमों को याद कर रही है। राजधानी देहरादून में ईद मिलन समारोह फिर से रौनक बढ़ा रहे हैं और गिफ्ट भी बंट रहे हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के वोटर रहे हैं। वहीं पिछले साल सौगाते मोदी प्रोग्राम के बहाने हार्डकोर हिंदुत्व पर चलने वाली बीजेपी ने मुस्लिमों तक ईद की सौगात भिजवाई। इस बार हालांकि पार्टी सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़े बीजेपी नेता गरीब मुस्लिमों को सौगात पहुंचा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो भाजपा है वो लगातार मंचों से तो हिंदू मुस्लिम को बांटने के काम करती है, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है, लेकिन खुशी इस बात की कि उस त्योहारों में कम से कम शामिल हो रही है। कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इसी समाज, इसी संसार के लोग हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे वो सिकंदर बख्श साहब थे। तो ये पार्टी, यही पार्टी है ना जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। यही पार्टी है। लोग राजनीति करते, हम ये कहते हैं हम काम करते हैं, हम मदद कर रहे हैं, खुले मन से लोगों की मदद करें। उधर मुस्लिम समुदाय के कई लोग गिफ्ट से खुश हैं। उनका कहना है राजनीतिक विचारधारा एक तरफ, लेकिन अगर कोई उनकी तरफ दोस्त बनकर आ रहा है तो क्या हर्ज है। जरूरतमंद हैं, बेवा लोग हैं, ये महिलाएं हैं। पिछले बार भी जब ईद आई थी, रमजान आए थे, वक्त बोर्ड शताब्द संस्कृति के द्वारा महिलाओं को जरूरतमंद, जिनके खीर हम सोचते हैं हम गरीबों की खीर नहीं बन पाएगी, तो शताब्द संस्कृति जी ने सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मदद पहुंचाएं। और जो महिलाएं वो यहाँ पे आई हैं, हमें भी जरूरत है, जो बहुत हमारे बुरे वक्त में हमारी उसमें काम आता है, तो हम भी चाहते हैं उस नेता के साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले की कई विधानसभा सीटों में खासा प्रभाव भी रखते हैं। ये बात राजनीतिक दल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जाहिर है राजनीति में कोई काम बिना मकसद के होता नहीं, फिर चाहे वो ईद में गिफ्ट भिजवाना ही हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। क्षेत्रीय दल यूकेडी के संरक्षक और पूर्व विधायक काशी सिंह एरी ने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एरी का कहना है कि वो पार्टी की अपील पर फिर से चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। एरी 3 बार यूपी और 1 बार उत्तराखंड के विधायक रह चुके हैं। यूकेडी के शीर्ष नेता ने बीते विधानसभा चुनाव में चुनावी राजनीति से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन अब वो फिर चुनावी राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। पार्टी से ये अनुरोध किया था कि मैं अब की बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी पार्टी का मत है, पार्टी की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी जहां से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तराखंड में अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया। संघ के प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल के मुताबिक अब राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं के 2 अलग अलग संभाग बनाए गए, जिसमें टीमें भी गठित की गई हैं। विश्व संवाद केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में दिनेश सेमवाल ने हरियाणा के समलखा में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में संघ के 26 जिले हैं, 128 खंड, 79 नगर और 1742 शाखाएं कार्यरत हैं। संगठन ने जिले की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी साल और नवरात्र का मौका पर सियासत भी भक्तिमय रंग में रंगती नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने शक्ति पूजन कार्यक्रम की शुरुआत की, जो 26 मार्च तक चलेगी। लेकिन बीजेपी अब हर त्योहार में सक्रिय भागीदारी की रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पहला दिन मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी रही। भजन कीर्तन के जरिए शक्ति पूजन कार्यक्रम को एक बड़े अभियान का रूप दिया गया। ये कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर एक्टिव करने का जरिया भी बन रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में हर त्योहार, स्थानीय मेले, लोक पर्व में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर के मेलों और त्योहारों की लिस्ट तैयार की गई है ताकि हर मंडल स्तर पर मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। देखिए, पार्टी का उद्देश्य है हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय से संपर्क स्थापित करना और उसी सिलसिले में हमारा ये निर्णय है पार्टी का कि हर त्योहार को, हर जो हमारे बड़े बड़े मेले होते हैं उनमें कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी रहे, भागीदारी भी रहे, कार्यकर्ता उसमें जाएं, कैंप भी लगाएं और आम आदमी की बात को सुने। रणनीति का दूसरा हिस्सा कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों से जुड़ा है। 2027 चुनाव से पहले कुंभ के आयोजन को बीजेपी बड़े मौके के तौर पर देख रही है। पार्टी की योजना है कि दूरदराज इलाकों से लोगों को हरिद्वार लाकर गंगा स्नान कराया जाए ताकि धार्मिक आस्था के साथ लोग पार्टी से सीधा जुड़ाव महसूस कर सकें। देखिए, अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो जो हमारे पौराणिक त्योहार हैं और उसको मनाने के लिए और उसको फिर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हर त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाए और जो हमारी परंपरा है उसको पूरी तरह से निभाया जाए। ये हमारा एक मकसद है। धार्मिक आयोजनों के जरिए बीजेपी जहां एक तरफ जनता से सीधा संपर्क साध रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के अपने कोर एजेंडे को भी और मजबूत कर रही है। त्योहारों और आस्था के मंच से सियासत को धार देने की ये रणनीति चुनावी साल में कितना असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र में गंगा कॉरिडोर के लिए बजट का प्रावधान किया है, जिसके बाद हरिद्वार में स्थानीय व्यापारियों के बीच चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो चला है। हरिद्वार में प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर का एक बार फिर चर्चा में है, जिसकी वजह है सरकार द्वारा बजट सत्र में कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किया जाना है। करीब 1 साल पहले तक योजना स्पष्ट नहीं होने के चलते व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब हरिद्वार के व्यापारी सरकार से भी सभी व्यापारियों को विश्वास में लेकर योजना को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनाओ, स्वच्छ सुंदर, अच्छा सुंदर हरिद्वार बने। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बिना तोड़ फोड़ के आप बनाएं, बजट पास करें, इससे दुगना बजट पास करें, हरिद्वार को साफ, सुंदर और सुरक्षित बनाएं। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता से विचार करना चाहिए, प्राथमिकता से इस पर बात करनी चाहिए। हाल ही में हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉरिडोर से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा था कि इस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसे में लेकर ही काम करेगी। जो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हमारा गंगा का बनने वाला है, जिस पर काम चल रहा है, वो हमारी प्राथमिकता में से है। इसमें 3 कॉरिडोर है, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर में चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर। माँ शारदा का तट है और वहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम भी है। तो तीनों ही कॉरिडोरों के लिए तीनों जो हमारे रिवर फ्रंट बनने हैं अलग अलग जगह पर, उसके लिए इस बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया है। चुनाव और मेले से लगभग 1 साल पहले गंगा कॉरिडोर विकसित किए जाने की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है और देखने वाली बात होगी कब तक गंगा कॉरिडोर योजना धरातल पर उतरेगी। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
2021 में होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ नगरी को रात के अंधेरे से मुक्त कर जगमग रोशनी से सजाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने संभाली है। सरकार को भेजे गए 89 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में करीब 43 करोड़ रुपए विभाग को मिल चुके हैं, जबकि शेष बजट जल्द मिलने की उम्मीद है। कुंभ क्षेत्र में हाईटेक लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को रात में किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भूमिगत बिजली लाइनें और 15 नए सब स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। उसमें हमने क्या कर रखा है, तो सबसे पहले सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा हुआ है। हम लोग इस बार ओपन वायर पर कहीं पर भी कोई कनेक्शन बिल्कुल प्रावधान नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं कि जो 33 की लाइन है वहाँ पर एक कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बनाएंगे, उससे फिर उसके 0.4 में अल्टी लाइन बनाएंगे, वो भी अंडरग्राउंड होगा। दूसरा, इसके लिए हमें जो हमारी व्यवस्था थी बिजली व्यवस्था कुंभ में, उसके लिए हमने 89 करोड़ का एक DPR बनाई थी, जिसमें से उत्तराखंड शासन द्वारा हमें 43 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया गया है, और जो बचा हुआ फंड है वो उसके लिए भी हम अनुरोध कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया, और धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 18 अप्रैल को शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से मां गंगा की डोली उठेगी, 12:15 पर गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। 19 अप्रैल को 12:15 पर मां पतित पावन गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अक्षय तृतीया का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं होता, ऐसा वो परम दिन है। आप सभी पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, और यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए घोड़े खच्चरों फिटनेस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक 3,500 से ज्यादा घोड़ा खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पशुपालन विभाग कैंप लगाकर घोड़े खच्चरों के फिजिकल जांच, ब्लड टेस्ट और इंश्योरेंस के बाद लाइसेंस जारी कर रहा है, और इन व्यवस्थाओं में स्थानीय घोड़ा खच्चर संचालकों को प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 225 घोड़े खच्चर इस कैंप में आए हुए हैं फिटनेस के लिए। ये कैंप पर डे 2 कैंप होते हैं। आज जैसे खुमेरा और दूसरा कैंप रामपुर में है। इन दोनों में ही टीमें रहती हैं, और जो इनका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह के लिए कार्य करते हैं। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। केदारनाथ मंदिर समिति को अब तक रावल भीमाशंकर लिंग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। पिछले महीने महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रावल भीमाशंकर लिंग ने शिवाचार्य केदार लिंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसे मंदिर समिति ने सिरे से खारिज कर दिया। समिति का साफ कहना है कि उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार रावल को नहीं बल्कि मंदिर समिति को है। फिलहाल मंदिर समिति को रावल के जवाब का इंतजार है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा अखबार के माध्यम से भी हमको पता चला कि उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ऐसा कोई इस तरह का बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया था कि उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, उसी को लेकर जो है कि मंदिर समिति की ओर से उनके पास में नोटिस किया है कि ये क्या विषय है। अगर उनका कोई इस विषय पर कोई प्रस्ताव, उनका जवाब आता है, उसमें क्या वो है कि उन्होंने किया है, उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि ये फिलहाल अखबारों और मीडिया के माध्यम से ये पता चला था कि उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया था, लेकिन वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई उत्तराधिकारी घोषित करे, क्योंकि उसकी एक नियुक्ति की प्रक्रिया है। जब रावल जी अपना त्यागपत्र देंगे, स्वास्थ्य कारणों से, जिस भी कारणों से वो देंगे, उसके बाद नए रावल की जो नियुक्ति होती है रावल जी की, वो एक प्रक्रिया के तहत होती है। उत्तराखंड में भारत नेपाल के सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की सियासी तल्खी ने रिश्तों की इस बागडोर को कमजोर कर दिया। हालात ये कि नेपाल से शादी कर भारत आई लड़कियों को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। नतीजा ये कि इन महिलाओं को कोई भी नागरिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस बॉर्डर को भले ही काली नदी बांटती हो, लेकिन आम लोगों के रिश्तों में कभी कोई बंटवारा नजर नहीं आया। यही वजह है कि नेपाल की हजारों लड़कियों की शादी आज भी भारत में होती है। कुछ ऐसा ही भारत की लड़कियों के साथ भी होता है, लेकिन अब शादी करके भारत आने वाली लड़कियों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। हालात ये हैं कि नेपाली लड़कियां भले ही शादी कर भारत में रह रही हों, लेकिन उन्हें कोई नागरिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं।
कि नेपाल से जो हम शादी करके यहाँ जो लड़कियाँ आ रही हैं उनको 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उनका आज परिवार रजिस्टर में नाम नहीं चल रहा है, उनका स्थायी निवास नहीं बन रहा है, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों का स्थायी निवास बन जा रहा है, परंतु उन लड़कियों का स्थायी निवास नहीं बन पा रहा है जिनके वो बच्चे हैं। कुमाऊं में पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। इस बॉर्डर पर बीते सालों में हजारों नेपाली लड़कियां शादी कर भारत आई हैं, लेकिन लंबा समय गुजरने पर भी इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला है। नेपाल से आई लड़कियां भले ही यहाँ पर घर संभाल रही हैं, लेकिन इनका नाम ना तो वोटर लिस्ट में है और ना ही परिवार रजिस्टर में। यही नहीं, इनका आधार कार्ड बनाना भी खासा मुश्किल हो गया है। जो नेपाल की बहुएं आती हैं और रोटी बेटी का हमारा संबंध है नेपाल के साथ, तो उनके राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं, तो हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और हमने राजदूत से भी बात की है, वो भी इसको टेकअप कर रहे हैं। उनके राशन कार्ड बन पाए, उनके निश्चित रूप में उनका यहाँ पर पूरी तरीके से पुनर्वास हो, यह हम चाहते हैं। बीते एक दशक में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी बदले, जिसकी कीमत बॉर्डर इलाकों में रहने वाले चुका रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होता है कि कोई रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों मुल्कों में शादी कराई लड़कियों को भी वो सभी अधिकार मिल सके जो एक नागरिक को मिलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला में पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में इस तरह की शिकायतें आने लगी हैं। सवाल ये कि आखिर निर्माण कार्यों की निगरानी का सिस्टम क्या है और ऐसी लापरवाही पर लगाम कैसे लगेगी, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला उजागर होते ही हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग कोनों से भी पीएमजीएसवाई के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसमें रोड की पेंटिंग से लेकर निर्माण कार्य तक की शिकायतें मिल रही हैं। राज्य सरकार की अपनी एजेंसी ब्रिडकुल भी सवालों के घेरे में है। पुरोला में जिस पुल में घटिया सामग्री की बात सामने आई है, उसको ब्रिडकुल ही कर रहा था। पूरे कपकोट के अंदर पीएमजीएसवाई की जहां पर भी रोडें बन रही हैं, जहां पर भी डामरीकरण हो रहा है या फिर सुधारीकरण का काम हो रहा है, तो गुणवत्ता शून्य है। कहीं पर बजरी में मिट्टी है तो कहीं पर डामरीकरण में मिलावट है। 2-3 महीने पहले मैंने एक रोड में डामरीकरण का काम भी रुकवाया था। क्या है, पीएमजीएसवाई की अगर हम बात करें तो पीएमजीएसवाई में एसक्यूएम और एनक्यूएम इनकी विजिट्स होती हैं, रेगुलर विजिट्स होती हैं, तो वो उनका एक अपना सिस्टम बना हुआ है पीएमजीएसवाई का, थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल करने का सिस्टम बना है। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी में भी हमारे यहाँ पर यह है कि जैसे 1.5 करोड़ तक के काम जो किसी अधिशासी अभियंता के पास हैं, उसको अपने वो कामों को चेक करना होता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पीएमजीएसवाई में है। हालांकि पीएमजीएसवाई दावा कर रहा है कि उसके यहाँ निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए 3 टायर व्यवस्था है। डिवीजन लेवल से लेकर स्टेट और फिर सेंटर की टीमें हर महीने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करती है। भारत सरकार से ही 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें पहला टियर मतलब डिवीजन लेवल पे डिवीजन और फील्ड लेवल पे डिवीजन और एक्सीएम और एससी, और सेकंड टियर पे एसक्यूएम है जो स्टेट लेवल से हम लोग क्वालिटी मॉनिटर भेजते हैं, और तीसरा थर्ड लेवल है थर्ड ईयर एनक्यूएम जो नेशनल क्वालिटी मॉनिटर भारत सरकार मतलब दिल्ली से हर भेजे जाते हैं। ये संज्ञान में आया था कि एक पुल में कुछ निर्माण कार्य में अनियमितता व्यक्त की जा रही है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ों के बजाय कुछ और प्रयोग किया जा रहा है। तो उसको प्रथम दृष्टया संज्ञान में लेते हुए इमीडिएटली जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको सस्पेंड किया गया, और जो 2 जेईज हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सवाल उठता है कि जब निर्माण कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती है तो फिर गड़बड़ी के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? इस पर विभाग के पास कोई जवाब नहीं। बहरहाल पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी से लेकर ब्रिडकुल जैसी निर्माणदायी एजेंसियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में है कंस्ट्रक्शन कंपनियों और विभागीय अफसरों की निष्ठा। बागेश्वर से सुष्मिता के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।